सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम है गगन। अभी मेरा टेलीग्राम ही नहीं खुल रहा था भैया को, पता नहीं क्या हो गया, खाली खाली से हो गए, सफेद सफेद से हो गए। काफी देर से कोशिश कर रहा था, अब जाके पता लगा कुछ टेलीग्राम में ही इश्यू आ रहा है। मुझे लगा थी मेरे पास कुछ गड़बड़ हो गई है। एनीवे, और बताओ दोस्तों, मित्रों, प्यारों, ठीक हो? तो आज तारीख हो चुकी है बहुत ही खूबसूरत सी दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत से बृहस्पतिवार, गुरुवार, वीरवार में आपका दोस्तों नहीं, हाँ वीरवार में आप सभी का स्वागत है। तो आज बड़ा बढ़िया दिन चल रहा है दोस्तों। आज एक्चुअली मौसम बहुत अच्छा है तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। गर्मी के बाद जब बारिश गिरती है और जो बारिश की वो ओहो हो वो वाली चीज है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है इस वक्त जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बारिश हो रही है। एनीवे, तो दोस्तों शुरू करते हैं 11 जून के करंट अफेयर। आपको पता ही हम कैसे करते हैं करंट अफेयर। पहले हम करेंगे पिछले कल के करंट अफेयर यानी कि 10 जून के एमसीक्यू फॉर्मेट में, फिर हम करेंगे आज के करंट अफेयर डिटेल में, और फिर जो मैंने होमवर्क दिया था बच्चों को, कल आपको सवाल दिया था G7 से रिलेटेड, उसको हम करेंगे। तो पीडीएफ आप सभी को पता है दोस्तों, एक ही टेलीग्राम चैनल है हमारा, गगन सर रेलवेज, वहां पर मिल जाती है। शुरू करते हैं एमसीक्यू रिवीजन। जो बच्चे पहली बार क्लास लगा रहे हैं उसे बोलूंगा बेटा बस देखना 10 मिनट तक कि कैसे सवाल मैं पूछूंगा। मेरा मोटिव यही रहता है क्योंकि पेपर में देखो बच्चा हमारे पास सवाल ही आते हैं, थ्योरी नहीं आती। तो पहले एक दिन थ्योरी ताकि आप समझो खबर क्या है, अपने आप पढ़ो एक बार, उसके बाद अगले दिन उसका एमसीक्यू, ताकि आपका दिमाग में थोड़ा तेज हो कि आपके याद भी था कल का कुछ कि नहीं। तो आज थ्योरी कल एमसीक्यू, आज थ्योरी कल एमसीक्यू, ऐसे शुरू करते हैं भैया। पहला सवाल, 5 सेकंड का समय दूंगा हर पे। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह किस देश में, किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो सभी को पता है कि भैया 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे होता है और सबसे बड़ा दिन होता है। योगा फॉर हेल्दी एजिंग इस बार की थीम है और इस बार ये मनाया जाएगा कलकत्ता में, बंगाल में मनाया जाएगा दोस्तों, कलकत्ता में। नेक्स्ट, सरकार ने 898 करोड़ की लागत में मेगा लेदर क्लस्टर कितने राज्यों में स्थापित करने की योजना बनाई? याद कीजिए, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों के अंदर 898 करोड़ का लेदर क्लस्टर बन रहा है कि वहीं पर लेदर कट रहा है, वहीं पर प्रोसेस हो रहा है, वहीं पर रिफाइन हो रहा है, उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं उसका वहीं पर क्या कहते हैं ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वो सभी के एक जगह पर। तो दोस्तों 4 राज्य, मैंने ही जवाब दे दिया, मैं भूल गया सवाल क्या था। तो 4 राज्यों में 4 राज्य कौन से हैं? देखिए भैया, मुजफ्फरपुर है बिहार का, सीतापुर है एमपी का, रायगढ़ है महाराष्ट्र का और रानीपेट है तमिलनाडु का। और फिर हमने पढ़ा था कि भारत का 40% कहां से आता है लेदर? तमिलनाडु से आता है, विजय की, जहां विजय मुख्यमंत्री है उसकी स्टेट से आता है। नेक्स्ट, पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप दोस्तों किस देश में आयोजित की गई? बड़ा मैं हंसी आई मेरे को एक चीज पर, हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं अहमदाबाद, अखबारों में भी खबरों में भी अहमदाबाद लिखा होता है, लोकल लोग वहां के अहमदाबाद लिखते हैं, अहमदाबाद, ये AMDABAD। तो भैया भारत में हुई ऑब्वियसली, और टॉप किसने किया दोस्तों? भारत ने किया, भारत ने रॉक कर दिया यार यहां पर। 102 गोल्ड मेडल, टोटल 79 देशों ने भाग लिया था, 102 तो दोस्तों गोल्ड मेडल ही लेकर आ गए हम। टोटल कितने मेडल आए भारत के? तो टोटल आए 114 मेडल। भैया देखो क्या लिखा है, अहमदाबाद। तो सबसे ज्यादा 114, दूसरे पर जापान, तीसरे पर अर्जेंटीना, ध्यान रखेंगे इस चीज का। नेक्स्ट, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, याद है, काबिल ने ब्राइन लिथियम की गहन खोज के लिए 5 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक दोस्तों किस देश में प्राप्त किए? याद कीजिए, हमने क्या पढ़ा था कल, कैटामार का, वहां की सरकारी कंपनी के साथ 2024 का टाई अप किया था, अब जाके अप्रूवल बने हैं और 2029 से प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगी। ये क्या होते हैं? ये क्रिटिकल मिनरल्स बोले जाते हैं जिन्हें ट्रांसपोर्ट करना खतरनाक होता है, इसलिए बाहर जाकर ही बनाना पड़ता है। याद है कुछ? तो इसका जवाब हो जाता है भैया अर्जेंटीना इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति जेवियर मिलेई। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाते हैं वाले, इनको याद जरूर करना, जेवियर मिलेई। सब पढ़ा है हमने कल बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल में। आज एक बहुत प्यारा करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा आपको, बहुत मतलब छोटे कम रखे आज करंट अफेयर, क्योंकि वो करंट अफेयर बहुत बड़ा है, इंटरेस्टिंग है, समझने वाला है। सबसे ज्यादा लिथियम कौन बनाता है? बोलीविया। इलेक्ट्रिक बैटरीज में क्या डलता है? लिथियम। नेक्स्ट, चलिए, केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर दोहरे उपयोग वाले हवाई अड्डा के लिए 13,000 करोड़ की मंजूरी दी? यानी कि सिविलियन एयरपोर्ट भी होगा, यानी कि वहां पर एयर इंडिया, इंडिगो, अकासा एयर भी उतरेंगे और वहां से रफेल, सुखोई, मिग विमान, मिराज वगैरह भी टेक ऑफ करेंगे। तो बताइए भैया, अंडमान एंड निकोबार समूह के कौन से टापू पर यह ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है? सॉरी मैंने मुंह से निकाल दिया।
तो अंडमान एंड निकोबार समूह के टापू के समूह पर ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। शुरुआत हवाई अड्डे से कर रहे हैं, उसके बाद वहां पर घर भी बनाएंगे, मल्टीप्लेक्स भी बनाएंगे, बंदरगाह भी बनाएंगे और पावर प्लांट भी बनाएंगे और 9.5 लाख से ज्यादा पेड़ भी काटे जाएंगे। तो हमने कल काफी इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन भी की थी, याद है कुछ? नेक्स्ट चलते हैं फिर, आइए। इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल डीके जोशी। आइए, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री द्वारा भारत का पहला E85 ईंधन पंप दोस्तों किस शहर में शुरू किया गया? E85 का मतलब 85% इथेनॉल, और भैया बाकी का बचा पेट्रोल। ये कह रहे हैं कि E85 का मतलब होगा कि 80 से 85% होगा इथेनॉल और 14 से 19% होगा पेट्रोल, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। और ये होंगी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। फ्लेक्स फ्यूल मतलब इन गाड़ियों के अंदर चाहे तुम E20 डाल दो, चाहे तुम E100 डाल दो, गाड़ी को कुछ नुकसान नहीं होगा, वो बनाई ही इसलिए जाएंगी। अब इसी सवाल पर नितिन गडकरी को किसी ने पकड़ लिया। नितिन गडकरी जी बोल रहे हमने फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल निकाला है, उसमें E20 से E100 तक डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो सभी के लिए बनी हुई है। कह रहे मैं सभी के लिए मतलब, कह रहे चाहे E20 डले चाहे E30 डले कुछ नहीं होगा। कह रहे सर मतलब जिनमें E20 डल रहा है और वो E20 कंपैटिबल नहीं है, मतलब उनमें कुछ हो सकता है? नितिन गडकरी जी। तो भैया दिल्ली में हमारे तेल मंत्री हरदीप पुरी साहब ने दोस्तों उद्घाटन किया भारत के पहले E85 के पंप का। नेक्स्ट, आई, अर्जेंटीना की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस, अरे बाप रे, लिक्विफाइड नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करने का प्रोजेक्ट दोस्तों कौन सी कंपनी ने जीता है? पहली बार दोस्तों किसी कंपनी ने, भारतीय कंपनी ने अर्जेंटीना से LNG को सप्लाई करने के लिए प्रोजेक्ट जीता है 10 साल का, 666 करोड़ रुपए का दोस्तों ये प्रोजेक्ट है। कौन सी कंपनी? अडानी भैया ने, है ना, अडानी ने जीता था दोस्तों ये प्रोजेक्ट, बहुत आसान, अडानियों ने जीता था 666 करोड़ का। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया ने 2 दशकों में पहली बार एक महिला प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में किसे नामित किया? तो दोस्तों पिछले साल आपको कल मैंने कहानी बताई थी, याद है आपको? राष्ट्र इनका जो प्रधानमंत्री था कैसे बाहर हुआ था। तो अब इन्होंने एक महिला को 2 दशकों में पहली बार प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। तो कौन है दोस्तों वो महिला जो बनेगी साउथ कोरिया की प्रधानमंत्री? चलिए, साउथ कोरिया की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन है? तो भैया साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री बनने वाली 2 दशकों में पहले बन रह चुकी है, 20 साल में पहली बार बनने वाली है हान स्यूंग सूक। ये रही हान, और इनके राष्ट्रपति का नाम है ली जे म्यूंग। नेक्स्ट, भारत में क्वांटम साइंस और इंजीनियरिंग में बीटेक कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला प्रमुख स्थान कौन सा बना? चलिए, 5 सेकंड बहुत होते हैं जवाब देने को, वही बात है, रेगुलर आना पड़ेगा आपको। वैसे आप तो पॉज भी कर सकते हो क्लास को, क्या ही आना रेगुलर वैसे, है ना? तो लेकिन वही बात है, पहले मैं भी सीधा MCQ करवाता था, मतलब मैं असल में मैं कभी MCQ करवाना नहीं चाहता डायरेक्ट ही। तो बच्चे लेकिन कहते कि सर वो वाले सर ऐसे पढ़ाते, वाली मैडम ऐसे पढ़ाती, आप भी ऐसे पढ़ा दो। मैं कहा ठीक है, लेकिन मेरे को समझ नहीं है। मैंने कहा सुबह सुबह 6-7 बजे उठ के तुम तुक्का मारने लग जाते हो, तुमको अगर पढ़ा ना हो ये तुम तो तुक्का मारोगे, क्या फायदा? कह रहे सर पेपर से पहले जब मैराथन होती है वहां भी तो तुक्के ही मारते हैं। मैंने कहा फिर जब अगर पेपर से पहले मैराथन में अगर तुम तुक्के मारते हो फिर तुम्हारा तभी तो पेपर पास नहीं होता। सर बात तो सही है। तो पढ़ाई करने का असल तरीका क्या है? पढ़ाई करने का असल तरीका है पहले क्लास में आओ, थ्योरी करो, जैसे अभी हम इसके बाद करेंगे शुरू, फिर उसको कल हम करेंगे MCQ, फिर हम शनिवार को करेंगे उसका हम वीकली, और फिर महीने के एंड में करेंगे हम मंथली। मतलब सिर्फ क्लास में आने से आप 4 बार करंट अफेयर को पढ़ रहे हो, कैसे याद नहीं होगा? करना पड़ेगा याद। तो भैया IIT मंडी बीटेक चला रहा है, IIT मंडी ने बीटेक चलाया है क्वांटम साइंस में, पहली भारतीय IIT। नेक्स्ट, मई 1950 में स्थापित भारत का पहला IIT कौन सा है? ये स्टैटिक जीके का सवाल किया था हमने कल, इंटरेस्टिंग। चलिए, इंडिया की पहली IIT तो दोस्तों भारत की पहली IIT हो जाती है कौन सी? ये हो जाती है IIT खड़गपुर। नेक्स्ट, चलिए, ब्रिक्स कृषि सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? इससे पहले हमने पढ़ा था ब्रिक्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, है ना? ब्रिक्स कह रहा हूं, ब्रिक्स आपदा खतरा कम करना, क्या था? जहां पर हमने वो उत्तराखंड की सिलकेरा टनल के बारे में बात की थी, वो कहां हुआ था? पूरी उड़ीसा के अंदर। और अब खेतीबाड़ी के ऊपर बातचीत हुई है, ये कहां हुई है? भारत का सबसे साफ शहर इंदौर में हुई है, इंदौर में। नेक्स्ट,
भारत ने बांग्लादेश को हराकर रिकॉर्ड छठी बार 8वां साफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो ये टूर्नामेंट कहां हुआ था? तो भैया 8 में से 6 बार इंडिया जीता है, 2 बार बांग्लादेश जीता है। फाइनल में हमने बांग्लादेश को ही हराया अंडर तो कुछ नहीं है, साफ वुमेन चैंपियनशिप में। तो बताइए भैया कहां पर हुआ था ये टूर्नामेंट? तो भैया ये हुआ था गोवा के अंदर हुआ था, है ना, ये हुआ था गोवा में, ये हमने पुराना पढ़ा था। नेक्स्ट, और इंडिया ने अंडर 18 एशिया कप का टाइटल जीता जापान को हराकर। ये कहां हुआ था? ये था अंडर 18। और अभी सीनियर बड़े लड़कों का टूर्नामेंट दोस्तों इंडिया में होने वाला है, इस बार पंजाब में होने वाला है। पहली बार पंजाब होस्ट करेगा हॉकी का एशिया कप सीनियर लड़कों का, जिसमें हमारे वो प्रॉपर जो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं दोस्तों ओलंपिक में, वो सभी खेलेंगे। तो ये कहां हुआ था? इंडिया ने जापान को जापान में ही हराकर अंडर 18 एशिया कप का दोस्तों खिताब जीता था। ये हमने कल पढ़ा था। ब्रॉन्ज पाकिस्तान का आया था। नेक्स्ट, भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया? मैंने क्या बताया था, क्या होता है रीजनल मीटियोलॉजिकल सेंटर? हमारे जिसे हम कह देते हैं मौसम विभाग के अनुसार। कैसे बता देता है मौसम विभाग की आंधी आएगी, तूफान आएगा, आंधी है, ये जलजला है ना तो कैसे बता देता है कि भैया बहुत धूल उड़ेगी, बहुत तेज धूप होने वाली है, बच के रहो, इस वजह से इतने बजे के बीच बाहर मत निकलना। मौसम विभाग बताता है। अब उसको और सटीक करने के लिए हमने टारगेट लिया है क्या, कि 100 रीजनल मीटेरोलॉजिकल सेंटर बना देने, यानी कि क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र बना देने 100। उसमें 7वां बनाया है दोस्तों जम्मू के अंदर। कहां पर बनाया है? जम्मू में बनाया है। तो ये चीजों को हम रखेंगे ध्यान। बाकी कहां है? बाकी ये रहे, याद नहीं करने, 7वां याद रखना, ठीक है। ये थी हमारी दोस्तों रिवीजन। और अब हम शुरू करेंगे दोस्तों आज के करंट अफेयर। तो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी मेरी ख्वाहिश है, एक बार अगर आप वीडियो को लाइक कर दें, जो रेगुलर आ रहे हैं बच्चे, सिंपल सी बात, रेगुलर वाले बच्चों तुमको तो बोलना नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अब देखो हमारी सीरीज बन गई, अब हम रेगुलर हो गए हैं, अब आपको याद हो रही है चीजें। झूठ मत बोलना, दिल से हाथ रखो। पिछले एक हफ्ते में चीजें पढ़ी, याद हुई कि नहीं? हाँ बोलो बैठे बैठे, हाँ सर हुई चलिए, तो भैया अब 8वां क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र मिल चुका है। जैसा अभी पढ़ा ना हमने, 7वां जम्मू में बना रीजनल सेंटर मौसम विभाग का, 8वां बना दिया है अब लखनऊ के अंदर। तो भैया मिशन मौसम के तहत, मौसम सोचा इन्होंने, मिशन मौसम, 100 मौसम रेडार बनाने की योजना के तहत लखनऊ को मिला क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, 8वां मौसम विज्ञान केंद्र मिल चुका है लखनऊ को। तो लखनऊ में भारत का 8वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र शुरू किया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं, इनके साथ मिलकर नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया लखनऊ में। किसके लिए किया? ताकि सीधी सी बात है, मौसम हम अच्छे से कर सकें कि भैया कब बारिश होगी, कब पानी गिरेगा, कब हवा चलेगी, कब आंधी आएगी, कब तूफान आएगा, कब जाएगा, कब गर्मी पड़ेगी, ये सभी। तो 7वां हुआ जम्मू में, 8वां हुआ लखनऊ में। और मौसम मिशन नहीं, मिशन मौसम, उसके तहत 100 वेदर रेडार भी स्थापित करने वाले हैं हम। कितने? 100 मौसम के रेडार को स्थापित करेंगे हम। तो जितने रेडार उतनी सटीकता। F1 सुना है आपने? F1 फॉर्मूला 1 रेस होती है जो। फॉर्मूला 1 रेस के पास दोस्तों, उन वहां पर फॉर्मूला 1 ने अपनी सैटेलाइट लगाई हुई है। सोचो, एक स्पोर्ट ने, एक खेल ने अपनी सैटेलाइट रखी हुई है। वो ये तक बता देते हैं कि 8वें मोड के ऊपर, अब आपने अगर कभी फॉर्मूला 1 का ट्रैक देखा हो, कैसा होता है? ये होता है फॉर्मूला 1 का ट्रैक। वो ये तक बता देते हैं कि भैया 8वें मोड़ के ऊपर बारिश मिल जाएगी आपको, ये तक बता देते हैं, इतनी सटीकता होती है। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यहां पर मौसम मतलब बोला है ना कि बारिश होगी, भाई ने बोला करने का तो करने का, वो है। यहां पता ही नहीं लगता। 31 मई को लोगों ने रीलें बना दी, खबरें आ गई, 9 तपा चल रहा है, 9 दिन बारिश होगी। मैंने भी आपको बताया था, मैंने सॉरी 9 दिन धूप पड़ेगी, बहुत कड़ाके की पड़ी धूप, बारिश होगी थी बीच में। तो इसको सुधारने के लिए कि भैया सटीकता लेकर आए। अब मैं ही अपने मौसम विभाग को मानता नहीं, मेरी वाइफ बोलती है कि गगन IMD का वो आया है कि आज वो होगा। मैं कहा पागल बना रहा हूं, सच में कुछ नहीं होता। भेजते रहते हैं ऑरेंज अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, कुछ नहीं होता यार। तो ये चीजें। आइए अगला। तो मौसम मिशन मौसम भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश भर में मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों और जलवायु सेवाओं का आधुनिकीकरण करना है। कि भैया मॉडर्नाइज करें ताकि छोटी छोटी बारीकियों को हम पकड़ सके। कि वेदर ऑब्जर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, की भैया मौसम पर निगरानी रखने का जो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कि रेडार चाहिए हमको, मीटर चाहिए, वो सभी। एडवांस फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी, जो भैया जैसे मैंने बोला फॉर्मूला 1 रेस के पास क्या टेक्नोलॉजी है भैया, एडवांस इतनी कि मोड तक बता देते कि 8वें मोड पर बारिश मिल जाएगी।
अर्ली वार्निंग सिस्टम कि जैसे ही पता लगा लोगों के पास मैसेज भेज दो, अर्ली वार्निंग। क्लाइमेट रेजिलियंस यही है कि भैया पता लगता रहे भैया कब क्या हो रहा है। और पब्लिक वेदर सर्विसेज को स्ट्रॉन्ग किया कि भैया आम जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आम जनता के लिए शेल्टर वगैरह बना दो, उस तरह की चीज। नेक्स्ट, वीडी सतीशन। जब भैया नए नए मुख्यमंत्री बनते हैं तो दोस्तों कई काम तो करने पड़ते हैं। तो भैया केरल से एक और अभी हमने क्या खबर पड़ी थी, हॉक, कल पढ़ के हम हटे हैं, हॉक जो वहां पर जंगल विभाग को अदालत से कनेक्ट कर दिया। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रोजेक्ट शिखर, याद है, जिसमें केरल नहीं, प्रोजेक्ट शिखर ही था वो, प्रोजेक्ट जीरो, माफ कीजिए, शिखर तो कुछ और था। प्रोजेक्ट जीरो, जिसके तहत बोला था कि जो भी अगर भ्रष्टाचार करे तो सीधा विजिलेंस ब्यूरो को रिपोर्ट कर दो। और अब केरल ने प्रियदर्शिनी फ्री बस ट्रेवल स्कीम शुरू की है, जिसमें सभी औरतों को, बूढ़ी हो, बच्ची हो, किशोरी हो, जो भी हो, फ्री बस सेवा होगी कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की, यानी कि सरकारी केरल की बसों में। तो भैया केरल मंत्रिमंडल ने केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की सामान्य सेवाओं में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, दोस्तों इसको ओके कर दिया है। और ये योजना 15 जून से शुरू होगी और सभी कवर होंगी, यहां तक के ट्रांसजेंडर्स हैं जो, वो भी कवर होंगे। कहते पहले सिर्फ 100 दिन के लिए हम कवर करेंगे इसको, सिर्फ 100 दिन के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि यार इन बसों के, अभी सिर्फ जो लोकल बसें नहीं होती, ऑर्डिनरी बसें होती हैं, उनमें ही करेंगे। कह रहे 100 दिन चलाते हैं, अगर अच्छा हुआ तो फिर अपनी फास्ट, अपनी सुपर फास्ट बसें, इन सभी में भी देखेंगे करने का, क्योंकि खर्चा बहुत होता है। तो वीडी सतीशन नए मुख्यमंत्री है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों के दोस्तों गवर्नर है। और काफी करंट अफेयर हम केरल से पिछले कुछ दिनों में पढ़ रहे हैं। आइए भैया नेक्स्ट, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने कानून को बंद कर दिया है। पहले मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे दोस्तों 2001 में, उन्होंने कानून लेकर आए कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। वो कौन सी पंचायत, 2 बच्चे मीठी खीर, बाकी उससे ज्यादा बवासीर, हम 2 हमारे 2, उसके सिद्धांत पर चल रहे थे वो। लेकिन अब दिक्कतें आने लगी उस चक्कर में तो अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो 2 बच्चों की जो पॉलिसी थी, इसको बोला खत्म करो भैया, यार नौकरी करवाओ लोगों से। तो मध्य प्रदेश ने जून 26 में सरकारी नौकरियों में पात्रता और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2 बच्चों के मानदंड को वापस ले लिया है। सोचो अगर आप सरकारी नौकरी में हो, आप तीसरा बच्चा कर नहीं सकते, अगर आपने तीसरा बच्चा किया, ओके जी गुड बाय, ऐसा हो जाता था। तो राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तावित सिविल सेवा नियमों से मसौदा प्रावधान को हटाने का आदेश दिया है, यानी कि जो प्रपोज था इसको बोला कि हटाओ। मध्य प्रदेश में पहले के प्रावधान में 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद पैदा हुए 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को सरकारी सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था कि अगर 2001 के बाद तुम्हारा बच्चा हो रहा है तो नौकरी छोड़ दो, तीसरा बच्चा अगर हो रहा है। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सामान्य प्रशासन विभाग, मतलब बोल दिया कि हटा दो। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव और इनके जो गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल, मंगू भाई सी पटेल, मजाक नहीं, यही है नाम उनका, और राजधानी है इनकी भोपाल। मजा आ रहा है, बड़े इंटरेस्टिंग से करंट अफेयर, छोटे छोटे से नन्नू मुन्नू से एक, क्योंकि इंटरेस्टिंग करंट अफेयर आपके लिए रखा हुआ है मैंने एंड में, आप हैरान हो जाओगे, मजा आ जाएगा आपको। आज छोटी क्लास है आज की, पहले बता दूं आपको, मजा आने वाली क्लास है आज की, आप देख ही सकते हो छोटी है तो इंटरेस्टिंग करंट अफेयर है। तो बस एक बार लाइक करते रहो भाई की एनर्जी देखो कितनी बढ़िया है आज, है ना। आप भी लाइक कर दो यार, भाई को खुश कर दो। आओ अगला, तो ये पुराना हो गया थोड़ा, लेकिन हमने किया नहीं था तो करना जरूरी है। तो अंडमान एंड निकोबार के टापुओं में दोस्तों एक विश्व रिकॉर्ड को अटेम्प्ट किया गया, एक नहीं 2 विश्व रिकॉर्ड को अटेम्प्ट किया गया। पहला किया, ह्यूमन टावर बनाया दोस्तों, ये देखो इंसानों का टावर बनाया पानी के नीचे, स्कूबा डाइविंग करके। ये देखो लोग खड़े हैं, 5 4 3 2 1। तो अंडमान द्वीप समूह ने अंडर वाटर ह्यूमन टावर के लिए दोस्तों गिनीज रिकॉर्ड को बनाया है। तो अंडमान एंड निकोबार टापुओं ने गिनीज रिकॉर्ड को बनाया है, सबसे ऊंचा दोस्तों टावर खड़ा कर दिया इंसानों का दोस्तों पानी के नीचे। कहां पर? स्वराज द्वीप, जिसको हैवलॉक आइलैंड भी कहा जाता है। पहले हैवलॉक आइलैंड होता था, अभी 4-5 साल पहले की बात है, उसके नाम चेंज कर दिए तो उसको स्वराज द्वीप कहा जाता है। कहते 14 स्कूबा डाइवर्स ने इसको बनाया, 4 5 7, ये तो गलत है ना, होना चाहिए 14, कैसे होंगे? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, पता नहीं भाई, किसी तरह से 14 लोगों ने 14 स्कूबा डाइवर्स खड़े हुए थे और 22.3 मीटर ऊंचा दोस्तों टावर खड़ा हुआ था। तो ये दुनिया का रिकॉर्ड है, सबसे ऊंचा इंसानों का टावर पानी के नीचे। और दूसरा सबसे बड़ा तिरंगा लहराया था दोस्तों पानी के नीचे, इस तरह से कुछ। इंस्टाग्राम पर आई एम श्योर अगर आपने देखा हो, लेकिन हमने पढ़ा नहीं था तो मैंने कहा जरूरी है।
तो ये रिकॉर्ड लगातार 2 दिनों में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह द्वारा हासिल किया गया दूसरा रिकॉर्ड था। पहला रिकॉर्ड था पानी के नीचे फहराए गए सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का, ये जो आप देख रहे हैं झंडा, ये झंडा फहराया गया। तो ध्यान रखेंगे भैया, दोनों चीजें अंडमान में हुई हैं। इसके लिए अंडमान एंड निकोबार का प्रशासन, उन्होंने इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और अंडमान एंड निकोबार पुलिस की सेवा ली थी। ये इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर, नाम हो जाता है एडमाइरल डीके जोशी। एडमाइरल डीके जोशी। चलिए, तो भैया एक मेरे को भी नई चीज पता लगी। तो अभी तक क्या होता था, कॉप ना सिर्फ एक ही देश करवाता था। जैसे दोस्तों 2025 में, कल भी हम पढ़ के हटे थे ये चीज, 2025 में कॉप 30 हुआ था, जो हुआ था बलम, बलम पिचकारी, बलम ब्राजील में हुआ था। अब 2026 में कहां बोला था मैंने, दो कॉप था 31 होगा, मैंने बोला था अंटाल्या में होगा, है ना। अंटाल्या कहां पड़ता है, अंटाल्या पड़ता है टर्की में। फिर हमको पता है कि 2027 में कॉप 32 होगा अडिस अडाबा में, अडिस अडाबा इथियोपिया में। लेकिन याद करो, हमने कल पढ़ी थी बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, जहां पर 120 बिलियन डॉलर के वित्त फाइनेंस की बात की थी, याद है कुछ, SB64 नाम था जिसका, याद करो। तो वहां पर एक स्टेप लिया गया और वो स्टेप था कि भैया हम 2035 तक 35% विश्व के बिजलीकरण की बात करेंगे। सोचो भैया, दुनिया ऐसी है, दुनिया में 35% लोगों के पास भी बिजली नहीं है। तुम क्या लगता है, इंडिया गरीब है? इंडिया तो बहुत अच्छा है, इंडिया से बहुत ज्यादा गरीब और है देश। सोचो, दुनिया के 35% हिस्से में बिजली ही नहीं है। तो यहां पर SB64 जो हो रहा था, बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वहां पर यह बात की गई कि भैया 35% बिजली हम करेंगे। तो सर नई बात क्या पता लगी इसमें? नई बात यह पता लगी कि जो कॉप 31 है, जो इस साल हो रहा है, जो अंटाल्या टर्की में हो रहा है, इसकी अध्यक्षता टर्की के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के पास भी है। ये नई बात। तो टारगेट रखा गया कि बिजली को दोस्तों 20% इस वक्त दुनिया भर में बिजली है, लेकिन अब इसको हम बढ़ाकर 35% देना चाहते हैं। टर्की और ऑस्ट्रेलिया की कॉप 31 की सह अध्यक्षता ने 2035 तक अंतिम ऊर्जा मांग में बिजली की हिस्सेदारी को 35% बढ़ाने का एक वैश्विक लक्ष्य रखा है। मैं कहा भाई गॉड, ये चीज तो हमको पता ही न थी, है हमको तो पता ही न। वो है नहीं मेरे वो दाढ़ी से वाला एक जो हंसता रहता है, वो है, हम पे तो है नो। तो भैया ध्यान रखेंगे, कॉप 31 टर्की और ऑस्ट्रेलिया दोनों कर रहे हैं, लेकिन हो कहां पर रहा है? हो अंटाल्या में रहा है। अंटाल्या है दोस्तों शहर, अंटाल्या टर्की में, हो वहीं पर रहा है। और टर्कीनी शहर का नाम है तुर्की है, जैसे वो केरल नहीं, केरलम है। एक और चीज पता लगी, कॉप 31 होगा, कॉप 31 की अध्यक्षता कौन करेगा? मूरत कुरुम करेगा और क्रिस बोवन करेगा। मैं कहा भैया तो नई नई चीजें पता लग गई। तो क्या नहीं सीखा हमने कि कॉप 31 सिर्फ टर्की नहीं, टर्की और ऑस्ट्रेलिया दोनों अध्यक्षता कर रहे हैं। वो सिर्फ अंटाल्या टर्की में रहा है। अध्यक्ष कौन कौन होंगे? अध्यक्ष होंगे टर्की की तरफ से मूरत कुरुम और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्रिस बोवन। और क्या डिसाइड किया गया कि भैया 35% बिजलीकरण कर देना है दुनिया का, अभी है केवल 20%। ये तो बढ़िया हो गया यार, पेपर से पहले पता लग गया हमको, है कि नहीं? मतलब मेरे को लगा यार, पता नहीं था यार, ये मतलब कहीं कवर ही नहीं कर रहा था कोई भी। तुम गूगल पर भी लिखो, गूगल भी इतना ही कहता है बस। तभी बोलते हैं कि गूगल पर उतना भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं ही बच्चों को बोलता हूं, मैं ही झांसे में आ गया, बट ठीक है कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। ध्यान रखेंगे, कॉप 31 की अध्यक्षता टर्की और ऑस्ट्रेलिया होगा, अंटाल्या टर्की में। अध्यक्ष कौन होंगे? टर्की की तरफ से मूरत कुरुम और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्रिस बोवन। समझ में आया कि नहीं आया? अभी तो आ गया होगा। चलो फिर आगे चलते हैं इसी बात पे। और मजा आ रहा है अगर जो नया बच्चा है, कैसे लग रही है क्लास? अच्छी लग रही है? इंटरेस्टिंग है ना सर? फनी है ना? थोड़ा एक्साइटेड? मैं बस यही सोचता हूं कि अगर मैं पढ़ूं, क्या मैं ऐसे पढ़ूंगा क्या? तो दोस्तों ये लक्ष्य वैश्विक अंतिम ऊर्जा खपत के 20% बिजली की हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहता है। पहले केवल 20% हिस्सेदारी होती थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 35% करने की सोच की। ध्यान रखेंगे एक बात को कि जो कॉप 31 होना है वो होगा एंटाल्या तुर्की में, लेकिन अध्यक्षता तुर्की और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर करेंगे। अध्यक्ष की बात करें तो तुर्की के मूरत कुरुम और ऑस्ट्रेलिया के क्रिस बोवन कर रहे हैं। तो ये 35% बिजलीकरण की जो बात है,
ये SB 64 कहे जाने वाले बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो जर्मनी में हुई, वहां पर हुई थी। मतलब एक सवाल अच्छा लगेगा, ऐसा दो लगेगा, तीसरे में तो मैं ही बोर हो जाऊंगा, मतलब मैं ही नहीं बोल सकता। तो बढ़िया लग रही हो क्लास तो एक। आइए अगला, मोदी जी, अरे कल रह गया था यार ये करंट अफेयर, मैं हैरान हूं, मैं बनाकर लाया था, कैसे भूल गया। कल मैंने आपको बताया था मोदी जी सबसे लंबे रहे कंटिन्यूस प्रधानमंत्री बन चुके। अब आओ पढ़ते हैं। तो भैया प्रधानमंत्री मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक रहे निर्वाचित प्रधानमंत्री। अब निर्वाचित का मतलब क्या हुआ सर? 1947 में क्या चुनाव हुए थे? नहीं सर। लेकिन प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी प्रधानमंत्री चुन के कब बने थे सर? जब 1952 में चुनाव हुए थे। एग्जैक्टली 1952 से लेकर 1964 तक चुनाव जीतकर बने थे नेहरू जी। उससे पहले नेहरू जी सीधा ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही सिलेक्ट किए थे, याद है ना। तो कोई इलेक्ट होने के बाद रहने वाले प्रधानमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा लगातार सेवा करने वाले बन चुके हैं दोस्तों मोदी जी। अब कहने को, अब एक डेटा देखना, कहने को मोदी जी को 4399 दिन हुए हैं बतौर प्रधानमंत्री। सबसे ज्यादा दिन बतौर प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? नेहरू जी 6130। दूसरे नंबर पर नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी 5829। अब इंदिरा गांधी भी तो इलेक्ट हुई है हमेशा, वो भी तो इलेक्ट होकर बनी है प्रधानमंत्री, लेकिन लगातार नहीं बनी इंदिरा प्रधानमंत्री। 66 से 77 तक इंदिरा प्रधानमंत्री थी, फिर उसके बाद बीच में 3 साल का गैप आ गया था। लेकिन मोदी जी 2014 से 26 आ गया है, लगातार प्रधानमंत्री है। तो आइए पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारत के सबसे लंबे तक सेवा करने वाले लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने हैं, इलेक्टेड प्रधानमंत्री बने हैं, जिन्होंने लगातार 4399 दिन पूरे किए। उन्होंने पहली बार 26 मई 14 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बनने वाले भी दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इनसे पहले नेहरू जी थे, नेहरू जी भी 3 इलेक्शन जीते थे लगातार, उसके बाद मोदी जी जीते हैं 3 लगातार। तो नरेंद्र मोदी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। नेहरू ने 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक सेवा की और उनका कार्यकाल 10 जून 26 तक निर्वाचित प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा रहा। समझे कि नहीं समझे? अभी भी अगर आपसे पूछे कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री कौन है, तो नेहरू जी आएंगे। कंटिन्यूअसली लगातार लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री कौन है, तो भी नेहरू जी आएंगे। लेकिन लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्रधानमंत्री, वो भी कंटिन्यूअस की अगर बात है, लगातार की बात है, तो मोदी जी आएंगे। नहीं तो इंदिरा गांधी भी तो सबसे लंबा सर्विंग इलेक्टेड प्रधानमंत्री रही है। मोदी जी लगातार इलेक्टेड, मैं लिख ही देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे आप। अगर पूछे जाए सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, तो सबसे लंबे रहे नेहरू जी। ठीक है। अगर पूछा रहे सबसे लंबा इलेक्टेड प्रधानमंत्री, तो आएगा इंदिरा गांधी। लेकिन अगर सबसे लंबा इलेक्टेड लगातार अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए, तो आएगा दोस्तों मोदी जी का नाम। इस चीज को दोस्तों रखना ध्यान। सबसे लंबा कार्यकाल नेहरू जी, सबसे लंबा इलेक्टेड प्रधानमंत्री का कार्यकाल इंदिरा गांधी, सबसे लंबे इलेक्टेड लगातार कार्यकाल मोदी जी। समझ में आए? बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। इंस्टाग्राम पर लोगों ने गलत इंफॉर्मेशन डाली हुई है। वही है ना, इंस्टाग्राम इज नॉट अ प्लेस टू स्टडी, लेकिन लोग बेचारे बच्चे मेरे को भेजते हैं कि सर आप कुछ बता रहे थे ऐसे ऐसे। तो साथ ही साथ मोदी जी, एक और सवाल आएगा, सबसे लंबे हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, सबसे लंबे सरकार के अध्यक्ष के रूप में भी मोदी जी रहे हैं। ऐसा कैसे सर? सरकार के अध्यक्ष मतलब, क्योंकि भैया 2001 से लेकर 2014 तक मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, फिर 2014 से लेकर 2026 तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहे। तो भैया कोई भी प्रधानमंत्री भी आज तक 26 साल नहीं काटा है। इनसे पहले सिक्किम के थे भैया प्रेम कुमार चामलिंग, पवन कुमार चामलिंग, 25 साल का कार्यकाल था उनका। तो भैया वही लिखा है, देखिए 22 मार्च को मोदी जी 8931 दिन पूरे करने के बाद निर्वाचित सरकार के भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख बने। ये गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के उनके कार्यकाल को जोड़ता है और इससे सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। तो ये चीज इंटरेस्टिंग है। काफी सवाल बन गए ना यहां पे, तो भैया लिख दिए आपके लिए, इस स्लाइड पर आपका सारा काम हो जाएगा। अब मजा आया इस एक्सप्लेनेशन में कि नहीं आया? दिल पर हाथ रखो।
दिल पे भस्म खाते हैं, जान से है ना। आई भारतीय आर्मी दोस्तों 300 K9 वज्र गन्स, ये दोस्तों है टैंक, इसका नाम है वज्र। ये लेने की हम सोच रहे हैं फिर से, और बनवाने की सोच रहे हैं, इंडिया में ही बनते हैं। तो भारतीय आर्मी ने प्रपोजल तैयार किया है कि 300 K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हाउविट्जर, इन्हें हम दोस्तों लेने वाले हैं। इनकी कीमत 23,000 करोड़ लगाई जा रही है। बढ़िया चीज क्या है, इंडिया में ही बनती है। LNT नाम की कंपनी सुना है, LNT बनाती है। तो भैया कितने 300 और टैंक हम दोस्तों बनवाने वाले हैं। तो K9 वज्र टी 155 mm 52 कैलिबर का दोस्तों ये हॉविट्जर है, टैंक है। इसे इंडिया की कंपनी लार्सन एंड टूब्रो बनाती है। टेक्नोलॉजी किसने दी, लेकिन हानवा एरोस्पेस नाम की कंपनी है साउथ कोरिया की, उसने दी। और ये 40 किलोमीटर दूर तक फायर कर सकता है। तो ध्यान रखेंगे भैया, वज्र K9 वज्र दोस्तों हम लेने वाले हैं 300 और। LNT बनाएगा, LNT को टेक्नोलॉजी दी है साउथ कोरिया की, हानवा ने, ध्यान रखें। नेक्स्ट सबसे इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स आज का, इसका मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। अब सुनो, अभी तक क्या होता था, ये रही धरती, ये रहा ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब यहां पर सैटेलाइट वगैरह, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह यहां पर रहते हैं, यहां पर उड़ते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑर्बिट में बिना बिजली के, बिना उसके लगा रहता है। जैसे धरती सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, चांद धरती के इर्द गिर्द घूमता है, उसी तरह सैटेलाइट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह वहां पर रुके रहते हैं। ये है चांद। अभी तक क्या करते थे, अभी यहां से ये रॉकेट हुआ, ये रॉकेट गया, ये यहां पे लैंड हुआ और फिर वापस लेकर आ गया लोगों को, और खत्म, रॉकेट खराब, बूम, खत्म। ऐसा होता था अभी तक, जब भी इंसान गए हैं आज तक। अब नासा देखो नेक्स्ट लेवल पर खेल रहा है। नासा बोल रहा है कि हमने एक यहां पर, इसको बोल रहे हैं वो गेटवे, हमने यहां पर गेटवे रखा है। गेटवे पर 2 विमान ऑलरेडी लगे हुए हैं। यहां से रॉकेट जाएगा और यहां पर जुड़ जाएगा। यहां से एस्ट्रोनॉट उतरेंगे, इस पर जाएंगे और ये यहां पर लेकर जाएगा, इनको उतारेगा, ये यहां पर काम वगैरह करेंगे, ये वापस आएगा, यहां जुड़ेगा, एस्ट्रोनॉट अपने विमान में बैठेंगे और बाहर आ जाएंगे। नहीं तो पहले क्या होता था, तेल की कमी, कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे। चंद्रयान, मंगलयान देखिए आपने, मंगलयान में दिखाया कि भैया तेल की कमी, उसमें जब विद्या बालन बोलती है कि जब एक बार तेल गर्म हो जाता है तो बंद कर दो, तो फिर भी पूरी बोलती रहती है, पूरी बन जाती है, ऐसा कुछ बताया था। तो वो कंसेप्ट ही खत्म कर दिया। अब 2 विमान हमेशा अंतरिक्ष में रहेंगे। एक विमान है स्पेसएक्स का, इलॉन मस्क का, दूसरा विमान है जेफ बेजोस का, जो अमेजोन वाला है, ब्लू ओरिजिन उसकी कंपनी है, जो स्पेस टूरिज्म भी करवाती है, एक उसका लगा रहेगा। तो गेम ही खत्म कर दी दोस्तों नासा। तो नासा अब आर्टेमिस 3 मिशन करने जा रहा है। अभी आर्टेमिस 2 किया था, जब चांद की सतह के पास से 4 एस्ट्रोनॉट गए थे, और अब आर्टेमिस 3 मिशन करने जा रहा है। तो नासा ने आर्टेमिस 3 अंतरिक्ष यात्री चालक दल की घोषणा की। तो नासा ने अनाउंस किया कि 4 लोग जो हमारे आर्टेमिस 3 मिशन के तहत जा रहे हैं, यह मिशन 2027 में कैनेडी स्पेस स्टेशन फ्लोरिडा से जाएगा। और किस में जाएंगे, ओरायन स्पेसक्राफ्ट में जाएंगे। एक तो ओरायन वो था दोस्तों गलगोटिया वालों का कुत्ता, लेकिन ये है ओरायन स्पेसक्राफ्ट, जो मैंने बताया, जो धरती से उड़कर जाएगा, वहां पर जाके चिपकेगा ओरायन में। ये 4 जो होंगे, ये 4 ओरायन में जाएंगे। कौन है 4? तो इनमें रैंडी ब्रेसनिक है, वो कमांडर होंगे, लूका भाई साहब हैं, वो पायलट होंगे, इसके अलावा आंड्रे होंगे, फ्रैंक होंगे, और साथ में एक बैकअप भी बंदा रखा हुआ। बैकअप क्यों, कोई बीमार हो गया अगर कभी, इस तरह से, क्योंकि रखना पड़ता है ना भैया, क्या पता समय का, है ना, एक ही धड़कन है, कब रुक जाए, देख के चलना पड़ता है सभी। तो नाम याद रखने, हल्का फुल्का याद रखना कि सर रैंडी, लूका, एंड्रे, फ्रैंक, रैंडी, लूका, आंड्रे, फ्रैंक। हो जाएगा यार, टेंशन मतलब, पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए। अब जो मैंने बात बताई वो यहां पर है। तो आर्टेमिस 3 में क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि जो अंतरिक्ष में लो अर्थ ऑर्बिट में रहेंगे। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब जहां पर सैटेलाइट वगैरह दोस्तों रहते हैं, तो ये जाएंगे और वहीं पर रुके रहेंगे, जो मैंने बताया, जुड़ जाएंगे। मिशन क्या है कि स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग डेमोन्स्ट्रेशन करना है। डॉकिंग का मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था कि यहां पर नासा ने एक गेटवे रख दिया है, कि यहां से जाएगा इनका विमान और यहां जुड़ जाएगा, और फिर यहां से दूसरा लेकर वो चांद के ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जो गेटवे है उससे जुड़ना कैसे है, ये है डॉकिंग।
और यहां से इसको निकाल के फिर से जोड़ना क्या है, ये है डॉकिंग। एक्सपेरिमेंट हो रहा है अभी, खतरा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो वो होगा इसमें। तो मल्टीपल लॉन्च होंगे, वही बोला कि वहां जाके देखेंगे, जोड़ेंगे छोड़ेंगे, जोड़ेंगे छोड़ेंगे, सब कुछ करके देखा जाएगा। ये है देखो, वो ये होगा अंतरिक्ष में, ये रहा ओरायन। तो ये जाकर यहां पर जुड़ जाएगा और इसके इस तरफ जो स्पेस एक्स का या फिर ब्लू ओरिजिन का जो विमान जो इनको चांद पर लेकर जाएगा वो होगा। तो आर्टेमिस 3 अंतरिक्ष यात्री लगभग 2 सप्ताह तक भारत की निचली कक्षा में रहेंगे। मिशन अनिवार्य रूप से एक अंतरिक्ष यान डॉकिंग प्रदर्शन है, जिसमें विभिन्न अंतरिक्ष यान के बीच कई प्रक्षेपण और समन्वित युद्ध अभ्यास शामिल है। मतलब देखा जाएगा कि भैया कैसे करें कैसे करें कैसे करें। तो ये देखो, ये है स्पेस एक्स का जो अंतरिक्ष तक चांद तक लेकर जाएंगे, ये है ब्लू ओरिजिन का। तो एक बार कक्षा में ओरायन 2 चंद्रयांडर्स के साथ बातचीत करेगा। बातचीत मतलब कि जैसे मैंने बोला, आपको क्या बोला, ये यहां पर 2 लगे होंगे, एक स्पेस एक्स वालों का, एक ब्लू ओरिजिन वालों का, तो उससे बातचीत होगी। तो स्पेस एक्स का स्टारशिप ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम ये है और ब्लू ओरिजिन का ब्लू मून लैंडर है। तो ये दोनों ने नाम रखे हुए हैं। तो नासा का ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम प्रोग्राम लैंडर विकसित करने के लिए 2 अमेरिकी कंपनियों के साथ काम कर रहा है, जो अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की कक्षा से चंद्रमा की सतह तक सुरक्षित रूप से ले जाएगा और एजेंसी के आर्टेमिस अभियान के दौरान वापस आएगा। आर्टेमिस 3 और आर्टेमिस 4 के लिए स्पेसएक्स और आर्टेमिस 5 के लिए ब्लू ओरिजिन को रखा है। ये आपको मैंने तभी पहले ही बता दिया ताकि इसको पढ़ने के बाद कंफ्यूजन ना हो। तो आर्टेमिस 3 और आर्टेमिस 4 में स्पेसएक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, आर्टेमिस 5 में ब्लू ओरिजिन यानी कि जेफ बेजोस वाले का इस्तेमाल किया जाएगा। इंटरेस्टिंग थी क्लास आज की या नहीं? मजा आया कि नहीं आया? मुझे तो बड़ा आया। तो बहुत बढ़िया सी क्लास थी वाला, मतलब मेरे को वाला टॉपिक मेरे को खास करके बड़ा अच्छा लगा यार, कि क्या है टॉपिक्स है यार। तो बस मैं कह रहा इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपको दे देता हूं। आपका आज का सभी का होमवर्क क्या है? पहली बार फर्स्ट मैन टू गो टू स्पेस कौन था ये बताओ एक तो मेरे को, और लास्ट टाइम मिशन चांद पे कब गया था, मिशन लैंडिंग ऑन मून। ये दो मेरे को सवाल आप बताना। ये एनटीपीसी में आया था सवाल ये वाला कि आखिरी बार भारत दोस्तों, या फिर यूपी कांस्टेबल में आया था, मुझे याद नहीं आ रहा, आखिरी बार चांद पर लैंड कब हुआ था। तो ये दो सवाल आप बताना, पहला आदमी जो स्पेस में गया ये सवाल, और आखिरी बार चांद पे कब हुआ। तो ये थी भैया आज की क्लास। पीडीएफ आप चेक कर लीजिएगा इस पर, और क्लास बढ़िया लगे ना तो थोड़ा सा दिल सितारे चांद सितारे कुछ मेरे लिए भी बना दिया करो कमेंट में। और बाकी कल जो हमने सवाल पूछे थे बच्चों से कि भैया G7 के बारे में आपको बताने हैं, तो भैया आप देखते हैं कि बच्चों ने जवाब दिए हैं, क्या दिए हैं, किसने दिए हैं, सही दिए हैं। कल नो एक्सक्यूज भाई ने तो गलत जवाब दे दिए थे। बाकी लेट्स सी आज के जवाब दोस्तों, 89 बच्चों ने जवाब दिए हैं। तो पहला जवाब देखें किसने दिया है, न्यूएस्ट। न्यू एक्सक्यूज नहीं दिया होगा, वैसे सबसे पहले उठ जाता है लड़का। नो एक्सक्यूज यार ये बताइए आज किस टाइम उठता है भाई तू, सबसे पहले जवाब दे देता है तू। आज नो एक्सक्यूज को किसने पीछे छोड़ा? नहीं, नो एक्सक्यूज ही है। 52nd G7 है, होस्ट कंट्री फ्रांस है, बिल्कुल ईवीएन में होगा। और 5-7 देश कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस। बिल्कुल ठीक है। तो इस बार नो एक्सक्यूज ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो देखें जवाब और किस किसके, जिन्होंने जवाब नहीं उनका हमने नाम ही नहीं लेंगे। हम नहीं नाम देते भाई। गुंजन राजपूत, गुड्डू कह रहा है कि सर प्लेलिस्ट कहां पर है? बेटा वीडियो सेक्शन में जाओ, भाई की क्लासेस आपको दिख जाएंगी वीडियो सेक्शन में, प्लेलिस्ट की जरूरत ही नहीं है। गुंजन ने जवाब दिया है, फैक्ट जोन हो जाते हैं। कल्पेश हैं, फिर आधा अधूरा जवाब नहीं चलेगा, आधा जवाब नहीं चलेगा, आधा अधूरा जवाब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। दीपिका मॉडल हो जाती हैं, आधा अधूरा जवाब नहीं चलेगा। आकाश, लास्ट में तो नहीं लिखा हुआ इन्होंने कौन सा एडिशन, लास्ट में लिखे हैं। अरे एक नहीं लिखा हुआ इन्होंने। चलिए तो भैया प्रीति कुमारी हैं, आकाश राजपूत हैं, नीलम है, लवली है, मनीनी साहू हैं, उदय साहू हैं, निशा है, वरुण है, वर्षा है, इसके बाद VSS हैं। ठीक है आयुष स्टूडियो। और अधूरे जवाब नहीं पढ़े जाएंगे, सनी हो जाते हैं, रुपेंद्र पटेल हैं, सोनम है, इंडियन गोकू हैं, BC सुमन है, लताशा है, जतिन है, रोहित हैं, संतन सोनोवाल हैं, दीपाली हैं, मोहित हैं, आदित्य हैं, प्रियंका हैं, शिल्पा हैं, फिर समीर हैं, प्रतीक हैं, राखिल है, राखी हैं, अंशु हैं, विशाल हैं,
मानव हैं, इशिता है, राखी है, भूमि है, दिव्या है, मोनिका है, हरीश है, मोनिका है, कुमारी रुचि, मोनिका है, मोनिका काफी सारी, अजीत है, मनीष है, कशिश है, प्राजक्ता मुकाने हैं, कैलाश है, कोट्स टू मास्टरी, अच्छा ठीक है, मोनिका है, एनिमेशन स्टोरी है, कोमल है, के एम पुष्पा है, आशीष वर्मा है, रितु शर्मा है, परवीन है, मंजीत है, वेटिंग फॉर माई फौजी, सुब्रिता है, श्रेष्ठा है, कोमल है, RG.6804, आरती यादव। तो भैया ये सभी थे बच्चे, तो जवाब पूरा दिया करो यार, ऐसा मत किया करो। बाकी दोस्तों पढ़ते रहो, तगड़े रहो, जहां रहो अपने घर वालों के साथ रहो, अपने प्यार करने वालों के साथ रहो और अपने घर वालों को परेशान ना करो। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।